हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बढ़िया होंगे हमेशा की तरह। तो आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन का सेकंड पार्ट। जो फर्स्ट पार्ट हमने कल कंप्लीट किया था, जिसमें फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ हमने बहुत बढ़िया से स्टडी कर लिया था। अब हम सेकंड लॉ में कुछ चीज़ पढ़ेंगे और उसके बाद थर्ड लॉ और फर्दर जो भी आज जितना हो सकता है उतना हम करेंगे। तो बच्चों, लॉज ऑफ मोशन का ये जो पार्ट चल रहा है, लॉज ऑफ मोशन का पार्ट 2 आज हम पढ़ रहे हैं। बच्चों, कई बार ऐसे इश्यू भी आते हैं, बच्चे क्वेश्चंस करते हैं कि सर ये कुछ पार्ट हट गया है। बच्चों, ये पार्ट हटा है लेकिन पूरी तरह नहीं हटा है। इसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो अपने सिलेबस में अभी भी बना हुआ है। सीबीएसई ने हटाया नहीं है, तो आप लोग इसको कंटिन्यू करें, ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपको सारा पढ़ना है। अच्छा, लॉज ऑफ मोशन का पार्ट 2। इसमें जो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है? देखो बच्चों, हमने ये पढ़ा था कि जो फोर्स लगेगा अप्लाई, वो dp बाई dt होगा बाय द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ये हमने पहले पढ़ा, इसी को मैं यहीं से शुरू कर रहा हूं, आगे बढ़ा। Now, if I will multiply it by dt, then I will get dp is equal to f multiplied by dt. ये क्या है dp? dp चेंज इन मोमेंटम है। क्या है? चेंज इन मोमेंटम। और f इंटू dt, यानी f क्या है यहाँ पर? f फोर्स है मल्टीप्लाइड बाय टाइम ड्यूरेशन। चेंज इन टाइम यानी टाइम ड्यूरेशन है ना, कितनी देर तक होगा, t2 माइनस t1 टाइम ड्यूरेशन। ये जो चेंज इन मोमेंटम है, दिस इज कॉल्ड इम्पल्स। देखो, बहुत सिंपली हम इस चीज को समझ रहे हैं कि ये जो चेंज इन मोमेंटम है, इम्पल्स को डिफाइन करते हैं फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन, और वो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। इसका ये बढ़िया सा एग्जांपल अगर हम देखें तो एग्जांपल क्या होगा इसका एग्जांपल होगा कि जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक दीवार है, एक वॉल है, और इसके ऊपर मैंने एक बॉल को यहाँ से थ्रो किया। क्या होगा? यहाँ बहुत कम टाइम में यहाँ पर लगते ही वापस रिबाउंड, यानी इसके ऊपर जब ये दीवार से टकराएगी, जब दीवार पे स्ट्राइक करेगी, तो ये जो वॉल है ये उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। हालांकि वहां पर पर्याप्त फोर्स इसको मिल जाएगा, जबकि टाइम ड्यूरेशन बहुत कम होगा। एक इंस्टेंट के लिए ये दीवार पर जाकर लगेगी। दोनों का जो कांटेक्ट होगा बॉल और दीवार का, वो बहुत ही कम टाइम के लिए होगा, ओनली एक इंस्टेंट के लिए होगा, लेकिन फिर भी सफिशिएंट फोर्स उसको मिल जाएगा कि ये वापस रिबाउंड हो सके। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि चेंज इन मोमेंटम उतना ही होगा जितना पहले था। टाइम ड्यूरेशन कम है तो फोर्स ज्यादा मिलेगा, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन चेंज इन मोमेंटम के इक्वल है, और चेंज इन मोमेंटम कांस्टेंट है। समझ में आई क्या? ये उतना ही है जितना स्ट्राइक से पहले था। तो चेंज इन मोमेंटम का ये जो फॉर्मूला है, इसी को हम इम्पल्स से डिफाइन करते हैं, एंड इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन, बस। और इम्पल्स है क्या? चेंज इन मोमेंटम। क्लियर हो गई मेरे हिसाब से बात? इम्पल्स क्या है? चेंज इन मोमेंटम, और इम्पल्स को डिफाइन करते हैं फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन। क्यों करते हैं ये आपको मैंने एक्सप्लेन किया। इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब बच्चों हम आ जाते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन, है ना? कौन सा लॉ? थर्ड लॉ ऑफ मोशन बहुत ही फेमस है। ये फेमस होने का कारण क्या था कि इसको लोग रोजमर्रा की जिंदगी में भी काम में लेने लगे। न्यूटन ने क्या कहा? एवरी एक्शन हैज रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड में इक्वल,
and equal in magnitude and opposite in direction. बहुत बढ़िया, opposite in direction. आप किसी को घुसा मारोगे तो वो वापस मारेगा, इक्वल मारेगा, अपोजिट डायरेक्शन, है ना। आप जितना फोर्स एक बॉडी दूसरी बॉडी पर लगाएगी उतना ही ये बॉडी जैसे ए बी पर लगाएगी तो ऑटोमेटिकली बी ए पे लगाएगी। यहाँ एक्शन और रिएक्शन जो है, एक्शन और रिएक्शन जो है वो केवल और केवल रिलेट्स ओनली टू फोर्स, ओनली टू फोर्स। ऐसा नहीं है कि हर एक्शन का रिएक्शन होगा, आप मुझे गाली दोगे मैं तुम्हें गाली दूंगा, ऐसा नहीं होगा। केवल फोर्स से संबंधित ही बात न्यूटन ने की थी, बाद में इसको जनरलाइज करके लोगों ने अपनी लैंग्वेज में यूज करना शुरू कर दिया। तो एक्शन और रिएक्शन जो है दोनों टर्म है, ये दोनों जो टर्म है ये केवल न्यूटन ने यूज किसके लिए की थी? फोर्स के लिए की, कि भाई केवल फोर्स को आपको मानना है और किसी चीज के अंदर जाने की जरूरत नहीं। और उन्होंने क्या बताया? न्यूटन ने ये भी क्लियर किया, या हम क्लियर कर देते हैं, न्यूटन ने केवल ये बताया था कि एवरी जो एक्शन फोर्स होगा उसके लिए रिएक्शन फोर्स है। तो क्या एक्शन पहले होता है रिएक्शन बाद में होता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। एक्शन never comes before reaction। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि एक्शन से पहले रिएक्शन से पहले एक्शन हो गया, एक्शन से पहले रिएक्शन हो गया। बोथ थिंग्स हैपन टुगेदर, एक साथ होती है, एंड एट इंस्टेंट, उसी इंस्टेंट पे होती है जब एक्शन हुआ तभी रिएक्शन हुआ। मान लो कि मैंने जोर से अपना पैर पटका तो पैर का जो फोर्स है, फुट का जो फोर्स है वो यहाँ पर अर्थ पर लगा तो अर्थ उतना ही फोर्स इस पर लगाएगा। हम चल कैसे पाते हैं? हम क्या करते हैं, अपना मस्कुलर फोर्स लगाते हैं अर्थ पे, अर्थ उसके अपोजिट में रिएक्शन देती है, जो फोर्स लगाती है उसको यूज करते हैं हम आगे निकलते हैं। अपने बॉडी में पीछे फोर्स लगेगा तभी तो हम आगे जाएंगे, पीछे की साइड में हम जोर लगाएंगे तो इसका मतलब हम अर्थ पर फोर्स लगा रहे, अर्थ वापस रिएक्शन करेगी तो वो जो फोर्स लगेगा उससे हम आगे की तरफ चल पाएंगे। सो वी आर नॉट वर्किंग विथ आवर मस्कुलर फोर्स। हम ऐसा नहीं है कि अपना मस्कुलर फोर्स आगे की तरफ लगाएंगे, हम मस्कुलर फोर्स पीछे की तरफ लगा रहे हैं और वो जो अर्थ जो रिएक्शन फोर्स देगी उससे हम आगे चल पाएंगे। तो दोनों कब होंगे? दोनों एक साथ होंगे। एक्शन का रिएक्शन नहीं होता है, वो एक्शन रिएक्शन दोनों एक साथ। समझ में आया? एक्शन रिएक्शन दोनों एक साथ। ठीक है, एक चीज और है, क्या कहना चाहता हूं मैं इसमें, एक बहुत ही बढ़िया सा चीज है कि अगर एक फोर्स लग रहा है, मान लीजिए दो बॉडी है ए और बी, ए और बी दो बॉडी है, इसके अंदर इसने जो फोर्स लगाया उतना ही फोर्स इसने लगाया, यानी एफ ए बी जो है वो इक्वल है एफ बी ए की, और अपोजिट डायरेक्शन में ये तो ये कह रहा है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि एफ ए बी प्लस एफ बी ए इज इक्वल टू 0, नेट फोर्स इज 0? क्या ऐसा हो सकता है? नो, नेवर। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? when we consider the interaction of forces, जब हम फोर्सेस की इंटरेक्शन की बात करते हैं तो क्या होता है? ओनली वन आउट ऑफ two forces are relevant। अरे भाई रिलेवेंट दोनों में से एक ही होगा। हम क्या कह रहे हैं, जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दिया
अर्थ पर जो अपन फुट रखते हैं, तो मैंने क्या बताया आपको कि हम पैर को जमीन पर रख रहे हैं और उसके कारण बॉडी पर जो फोर्स लगेगा, तो वी आर जस्ट कंसिडरिंग वन ऑब्जेक्ट। हम एक फोर्स की बात कर रहे हैं जो कि नॉर्मल फोर्स है, जो नॉर्मल रिएक्शन है, किस पर लग रहा है, अपनी बॉडी पर लग रहा है। तो हम एक बॉडी की बात करते हैं, तो एक फोर्स ही एप्लीकेबल है, एक फोर्स ही रिलेवेंट है, दूसरा फोर्स वहां पर है, एग्जिस्ट करता है, लेकिन रिलेवेंसी नहीं है उसकी। ऐसा इसलिए बिकॉज नेट फोर्स नेवर बी जीरो, ये जीरो नहीं हो सकता है ना। हम सिस्टम की बात कर रहे हैं ना, तो यहां पर जीरो नहीं हो सकता। However, if we are taking an isolated system क्या होता है, where no external force working, जहां पर कोई और एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है, उसकी बात कर रहे हैं, तो वो इंटरनल मामला हो गया है ना। तो इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द एफ नेट इज जीरो। वहां पर यह होगा कि जितना आपने लगाया उतना उसने लगाया, बात खत्म हो गई। वो पूरा सिस्टम किसी पर फोर्स लगाएगा, वो एफ नेट होगा, वो जीरो होगा, क्योंकि दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे इस वजह से। लेकिन आप कभी भी ये नहीं कहना कि वहां पर फोर्स किसी बॉडी पर लगा ही नहीं। क्यों नहीं लगा? कि एक्शन था, उतना रिएक्शन हो गया। एक्शन रिएक्शन जो फोर्स है वो पूरे सिस्टम के लिए, एक बॉडी पर तो कोई ना कोई फोर्स लग ही रहा है, इसीलिए उसमें से एक ही फोर्स माना जाए। तो ये सब कुछ था लॉज ऑफ मोशन। अब हम चलेंगे बच्चों मोमेंटम के कंजर्वेशन। मोमेंटम का कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब ये हुआ कि जो मोमेंटम हम यहाँ पर गेन कर रहे हैं, तो टोटल मोमेंटम है वो हमेशा कंजर्व रहेगा, वो सेम रहेगा, वो अनचेंज्ड रहेगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, द टोटल मोमेंटम ऑफ ये लोग क्या कहता है, द टोटल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू फोर्सेस या बॉडीज, यानी दो बॉडीज का जो सिस्टम है या दो फोर्सेस का जो सिस्टम है, रिमेन्स अनचेंज्ड। कितनी इंटरेक्शन हो अंदर, वो फोर्सेस का एक दूसरे से ट्रांसफर हो, है ना, फोर्सेस एक दूसरे पे कितने ही लगे, लेकिन उसमें टोटल मोमेंटम है उस सिस्टम का वो अनचेंज्ड रहेगा। अब बच्चों देखो अनचेंज कैसे रहेगा, इसका हम एक एग्जांपल लें। ये यहाँ पर एक कोई गन है ना, ये गन है, इससे हमने बुलेट फायर की, बुलेट जो थी उसको फायर कर दिया, ठीक है। ये बुलेट थी ऐसी, उसको हमने क्या किया, फायर कर दिया। मैं ऐसे बना देता हूँ, है ना, इसको आप बुलेट मान। ये गन है और ये बुलेट है। जब हमने इसको फायर किया तो मान लीजिए कि बुलेट पर जो फोर्स लग रहा था, ये बुलेट का जो भी मोमेंटम था वो पीवी है, और गन का जो मोमेंटम है, गन का मोमेंटम कैसे होगा कि जब ये इस साइड में मोशन करेगी तो एक्शन के उल्टी डायरेक्शन में क्या होगा, रिएक्शन होगा। तो रिएक्शन होगा तो उसका जो मोमेंटम है उसकी डायरेक्शन पीछे की साइड में होगा, और इक्वल फोर्स लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? इक्वल फोर्स। जब ये इक्वल फोर्स लगाएगी और एक्शन के बराबर रिएक्शन होगा, तो इसका मतलब जो पीबी जो वेक्टर है, इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ पीजी। समझ में नहीं आया?
समझ में आना भी चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? देखो इसमें बहुत ही सिंपल है। आपने इधर फोर्स लगाया, इनकी साइड में फोर्स लगा। अरे भाई आपने पढ़ा है F इज इक्वल टू dp बाई dt, एम आई राइट? है ना? एक इंस्टेंट पे लगा है ये फोर्स। तो जैसे मान लो एफ बी है तो उसके लिए ये फॉर्मूला हो। अब पहले तो ये एकदम से दोनों रेस्ट में थी और अब मिनट में मोमेंटम आया तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? पीबी फाइनल है तो माइनस पहले से तो जीरो था जब रेस्ट में थी, तो क्या हो गया? चेंज इन मोमेंटम हो गया पीबी। यह इक्वल होगा किसके? पीजी। क्यों होगा? क्योंकि एफ जी जो है वो इक्वल है माइनस एफ बी, है कि नहीं? है ना? थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन से जब ये दोनों इक्वल है तो इस एफ बी की जगह मैं माइनस एफ से रख दूंगा तो ये इक्वल हो जाएगा, है ना? और उल्टी डायरेक्शन में हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अच्छा, तो पीजी किसके इक्वल हो गया? माइनस पीबी के। तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? पीबी प्लस पीजी वेक्टर इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब है कि टोटल मोमेंटम जब एट रेस्ट पे था तब भी 0 था, जब एट रेस्ट थी दोनों, जब फायर नहीं हुई थी गन तो मोमेंटम कितना था? मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर फायरिंग कितना था? 0 था। अरे एम वी, जब वी नहीं था तो 0 ही होगा ना। और मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर फायरिंग कितना हो गया? 0 हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि पीपी प्लस पीजी, इसका मोमेंटम टोटल मोमेंटम 0। तो ये एक बहुत बढ़िया एग्जांपल हो सकता है इसका, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट। एक और बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं हम, कोलिजन ऑफ टू बॉडीज। दो बॉडी है उसका कोलिजन, है ना? कोलिजन ऑफ टू बॉडीज ए एंड बी, दोनों का जो कोलिजन है वो, उसके अंदर हम कैसे इस चेंज इन मोमेंटम को स्टडी करेंगे। मान लीजिए कि ये दो बॉडी है ए और बी, इसका बिफोर कोलिजन उनके टकराने से पहले जो मोमेंटम है वो पी ए डैश है, पी ए है और पी बी दोनों। और आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा? पी ए डैश और पी बी। अब देखो बच्चों, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए, कहां जा रहे हैं? बॉडी ए के मोमेंटम में कितना चेंज है? पहले पी ए था, अब क्या हो गया? पी ए डैश। तो इसका मतलब चेंज आया पी ए डैश माइनस पी ए। ये किसके इक्वल होगा? अरे चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल होगा? एफ डी डेल टी या डी टी, है ना? तो डी यहां आएगा एफ ए बी एंड डी टी। समझ में आया कि नहीं आया? अरे ए जो बी पर फोर्स लगा रहा है। अब चेंज इन मोमेंटम फॉर या ऑफ बॉडी ए, बॉडी बी का क्या हो जाएगा? पी बी डैश माइनस पी बी, दैट इज एफ डी ए डी टी इज इक्वल टू माइनस एफ ए बी डी टी। एफ बी एफ ए बी के इक्वल है अपोजिट डायरेक्शन में, है ना? थर्ड लॉ ऑफ मोशन आ गया। दोनों को ऐड
ऐड कर लो। ऐड करने से क्या होगा, यहाँ आ जाएगा पी ए डैश माइनस पी ए प्लस पी बी डैश माइनस पी बी, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ क्या आ गया 0। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, पी ए डैश प्लस पी बी डैश, इन दोनों को मैंने साथ लिख लिया, यहां से माइनस कॉमन लिया तो पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है, छोटा सा प्यारा सा एक्सप्रेशन है, इसको उधर ले जाओ, पी ए डैश प्लस पी बी डैश इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। बहुत बढ़िया। कहने का मतलब है पी ए डैश और पी बी डैश का मतलब क्या है, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ये टोटल मोमेंटम हो गया ना कोलिजन के बाद, है ना। पी ए डैश और पी बी डैश माना तो इन दोनों का सम इक्वल है बिफोर कोलिजन के, तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, इसका मतलब ये हुआ कि मोमेंटम इज कंजर्व। इसका मतलब हुआ कि मोमेंटम कैसा है, कंजर्व्ड है, और इससे हमारा ये दो एग्जांपल लिए हमने और ये प्रूव कर दिया कि मोमेंटम है वो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑलवेज कंजर्व्ड, ऑलवेज रिमेन्स अनचेंज्ड। ओके, तो ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात हमने बहुत डिटेल में बढ़िया से कर ली। एक टर्म इसमें और आती है, वो है इक्विलिब्रियम, उसको स्टडी कर लेते हैं। छोटी छोटी कई टर्म्स हैं, इनको पढ़ते जाओ साथ के साथ, अलग अलग देखेंगे तो अपन परेशान हो जाएंगे कि बहुत सा लंबा सिलेबस है। लेकिन अगर हम एक एक चीज को क्लियर करना शुरू करेंगे तो कोई बहुत बड़ी बात है। इक्विलिब्रियम ऑफ ए पार्टिकल। एक पार्टिकल है, एक बॉडी है, उसका इक्विलिब्रियम क्या होगा, पार्टिकल, ठीक है ना। अच्छा, तो इस टर्म को हम समझते हैं, ये क्या कंडीशन है, ये एक सिंपल सी कंडीशन है, इट इज ए कंडीशन। लिख लो आप लोग, छोटे छोटे प्यारे प्यारे नोट्स इतने बढ़िया बन जाएंगे आपके कि आप सोचोगे कि ये क्या हो रहा है, इतने बढ़िया नोट्स पढ़ेंगे। इट इज ए कंडीशन इन विच the net force on a particle is 0। कहने का मतलब है कि एक पार्टिकल पर नेट फोर्स 0 होगा। कब होगा, एक तो जब कोई फोर्स ही ना लगे, इफ देयर इज नो फोर्स, ऐसा तो हो नहीं सकता, कोई ना कोई फोर्स तो लगेगा। सेकंड क्या है, सेकंड सिचुएशन क्या है, मान लो कि दो फोर्स लग रहे हैं, एक इस साइड में लग रहा है, एक इस साइड में लग रहा है ना, तो और दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है। इफ टू फोर्सेस F1 and F2 acting on a particle and F1 is equal to minus F2, यानी दोनों इक्वल है अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होगा, नेट फोर्स विल बी 0 and we can say that a particle is in equilibrium। समझ रहे हो ना मेरी बात। इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब नेट फोर्स 0 होगा, जब दो फोर्स लग रहे हैं दोनों इक्वल है अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम कह देंगे कि वो इक्विलिब्रियम। तीसरी कौन सी कंडीशन हो सकती है, इफ more forces are in action and their vector sum is 0,
उनका वेक्टर सम 0 हो, ज्यादा फोर्सेज है, 2 से भी ज्यादा फोर्सेज एक्शन में है, लेकिन उनका वेक्टर सम यानी F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 जितने भी फोर्सेज है उनका Fn जितने भी फोर्सेज है उनका वेक्टर सम क्या हो, 0। तो हम क्या कहेंगे कि वो पार्टिकल इसमें है इक्विलिब्रियम। कैसे? देखो मान लो मैं वेक्टर सम 3 ले लेता हूं, 3 से आपको ज्यादा बढ़िया से समझ में आएगा। दो, एक F1 है इस डायरेक्शन में, सेकंड F2 है इस डायरेक्शन में, इनका रिजल्टेंट कहाँ होगा? वेक्टर पढ़े है ना बढ़िया से, इनका रिजल्टेंट कहाँ होगा? पैरेललोग्राम लॉ से ये होगा कि नहीं होगा? ये रिजल्टेंट हो गया किसका? F1 प्लस F2, F1 प्लस F2 का रिजल्टेंट हुआ कि नहीं हुआ? ये जो जा रहा है डायगोनल, इसके उल्टी डायरेक्शन में, इसके उल्टी डायरेक्शन में इक्वल में और अपोजिट डायरेक्शन में, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन अगर F3 है तो मैं क्या लिखूंगा? F1 प्लस F2 प्लस F3, इनका वेक्टर सम क्या हो गया? 0। और मैं कह दूंगा कि वो पार्टिकल इसमें इक्विलिब्रियम में है। समझ में आ गई कहां? है ना? ज्यादा गहराई में नहीं जाना, चीज को समझना है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बेसिक आइडिया चल रहे हैं। जब जरूरत पड़ेगी तब हम देखेंगे कि इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। चलो बढ़िया है, ये टर्म हो गया। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस द फंडामेंटल फोर्सेस, फंडामेंटल फोर्सेस और आई कैन से द पॉपुलर फोर्सेस, है ना, कॉमन फोर्सेस। तो हम डिस्कस करेंगे कॉमन और पॉपुलर फोर्सेस ऑफ नेचर। नेचर में जो पॉपुलर फोर्सेज है उनका थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं। दो तरह के फोर्सेज होते हैं, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना, रिकॉल कर लेते हैं। दो तरह के फोर्सेज होते हैं। पहले होते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। और दोस्तों क्या होता है कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का सबसे बेहतरीन एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये क्या होता है कि अप्लाई होता है एट डिस्टेंस, ये डिस्टेंस से भी लागू हो जाता है, ये फोर्स अप्लाई हो किया जा सकता है। कितना ही दूर, उसके अंदर मीडियम का भी इंपैक्ट नहीं आता, नो मीडियम इज नीडेड, नो इफेक्ट ऑफ मीडियम। इसके ऊपर ये मीडियम इंडिपेंडेंट होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता भी इसमें एयर है, वैक्यूम है, व्हाटएवर इट में, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो है उसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम बात करते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। देखो कॉन्टैक्ट फोर्स तो कई होते हैं, जब दो बॉडीज आपस में कॉन्टैक्ट में हो तभी ये फोर्स अप्लाई होंगे, है ना। ये कौन कौन से फोर्सेज है देखो, इसमें हम ले सकते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है, जब दो बॉडीज के बीच में फ्रिक्शन होता है। एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस जो है आप देखते हो कि हवा चलती है तो पत्ते हिलते हैं, है ना, यानी वो वहां पर जाके उससे कांटेक्ट में आती है एयर, वहां उस पर प्रेशर डालती है और उससे वो हिलते हैं। चलो फ्रिक्शनल फोर्स, इसको फ्रिक्शन भी कहते हैं, केवल फ्रिक्शन भी कहते हैं, है ना। और कौन कौन से इस तरह के बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जांपल्स हो सकते हैं। टेंशन, एक और फोर्स है टेंशन, द फोर्स ऑब्जर्व्ड इन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में जो फोर्स होता है, हम किसी भी धागे को, किसी भी रस्सी को खींचेंगे तो जो फोर्स होगा वो कौन सा होगा? टेंशन होगा। उस फोर्स को क्या कहेंगे? टेंशन। डिनोट किससे करेंगे? टी से, कैपिटल टी से, जिसको हम डिनोट करेंगे, ठीक है ना। कैसे? जैसे मान लो कि यहां पर एक दीवार है, वॉल है,
हम तो क्या हर चीज को बॉल से बांध देते हैं। ये आपकी स्ट्रिंग है, अगर आप इसको इस साइड में खींच रहे हो तो उल्टी साइड में एक फोर्स एक्ट करेगा जिसे हम कहेंगे टेंशन। और ये किस तरह का फोर्स होगा? रीस्टोरिंग फोर्स, यानी स्टोर हो जाता है उल्टी साइड। समझ में आया ना? इधर हमने खींचा किसी चीज को, दूसरी साइड वो अपने को खींचेगा, है ना? रीस्टोरिंग फोर्स है ना, अपोज करता है उसका। जो भी हम काम करते हैं, जब हम उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं उसका अपोज करता है उल्टी साइड, दैट इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। जितने भी रीस्टोरिंग फोर्स है वो एक्शन रिएक्शन वाला जो अपने कंसेप्ट था उसको फॉलो कर, इसको डिस्कस करना चाहेंगे। मान लो एक आपने नाम सुना होगा विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स क्या होता है? जब कोई लिक्विड सॉलिड के साथ दोनों सरफेस मिलते हैं, लिक्विड और सॉलिड, जब हम जैसे मान लो अपने ऑयल को है ना इसके ऊपर सर किसी फर्श पे गिरा दिया, यानी लिक्विड और सॉलिड का जब हमने मिलान किया तो ये दोनों के बीच में जो सरफेस के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कौन सा होगा? विस्कस फोर्स होगा। वो उस लिक्विड को वहां फ्लो करने से रोकेगा। इसके बारे में हम आगे आने वाले लेसन में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। आपको अभी केवल नाम याद रखना है कि विस्कस फोर्स कहाँ लगता है? लिक्विड और सॉलिड सरफेसेस के बीच में लगता है। और कौन कौन से फोर्सेज हो सकते हैं बच्चों? एक देखो बहुत अच्छा फोर्स है जिसका नाम है स्प्रिंग फोर्स। इसको कौन सा नाम देते हैं? स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स कैसा होता है? जैसे हमने यहाँ पर किससे बांधे? इसको बॉल से बांध दे हमेशा की तरह। तो बॉल से जब हम इसको स्प्रिंग को बांध देंगे और इधर जब हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो इसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा उल्टी साइड, है ना? और वो फोर्स कितना होगा? वो फोर्स होगा -kx, where x is that particular force, spring force, k is spring constant, ये एक स्प्रिंग कांस्टेंट है। और यहाँ x क्या है? x है डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है ना, स्प्रिंग को जब हम खींच रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहां से यहां तक खींच गई x, और इसके उल्टी डायरेक्शन में माइनस, इस साइड में जो फोर्स वर्क करेगा उसे बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स, एंड इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ kx। ये हमें याद रखना है। एक बात और ध्यान रखनी है बच्चों, जितने भी इस तरह के फोर्सेज हैं जो कांटेक्ट फोर्सेज हैं, ऑलमोस्ट ऑल द कांटेक्ट फोर्स, ये सवाल कई बार परीक्षा में आ चुका है, ऑल द कांटेक्ट फोर्सेज आर द रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। ये इलेक्ट्रिक फोर्स के रिजल्ट है, चाहे टेंशन हो, चाहे स्प्रिंग फोर्स हो, चाहे हमने यहाँ क्या डिस्कस किया, फ्रिक्शनल फोर्स हो, एयर रेजिस्टेंस हो, विस्कस फोर्स, सभी के सभी इलेक्ट्रिक फोर्स के रिजल्ट के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो क्यों ऐसा रिजल्ट होता है? क्योंकि देखो हमें ये चीज ऑब्जर्व नहीं होती जनरली, लेकिन इसके अंदर छोटे छोटे, आप लोग जानते हो, मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, एटम्स में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, ये एक्चुअली उनके बीच की रिएक्शन है जिसका रिजल्ट हम किसी दूसरे फोर्स के रूप में देखते हैं। तो हमें ये मान के चलना है सारे के सारे कांटेक्ट फोर्स किसका रिजल्ट है? इलेक्ट्रिक फोर्स का रिजल्ट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाए चाहे इलेक्ट्रिक फोर्स का, ठीक है? तो ये क्लियर हो गया। ग्रेविटेशनल फोर्स को मत इंक्लूड कर लेना यहाँ पर, क्योंकि ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है, इसमें कांटेक्ट में होना जरूरी नहीं है, इसलिए हम इसके बारे में बात ज्यादा नहीं करेंगे। अब जो हमें डिस्कस करना है सबसे ज्यादा, जो इस लेसन में इंपॉर्टेंट क्वांटिटी के रूप में सामने आया है, वो है फ्रिक्शन फोर्स। और ये किस तरह अप्लाई होता है ये सब हम इसको अभी देखेंगे। तो हम अब डिस्कस करेंगे केवल फ्रिक्शन। फ्रिक्शन दो तरह का होता है। पहला होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, और दूसरा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन।
स्लाइडिंग फ्रिक्शन को मोशनल फ्रिक्शन भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? मोशनल फ्रिक्शन। बच्चों बहुत बढ़िया से बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग एक एक चीज को नोट करते जाओ, नोट करने से ही आधे से ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं और चीजों को लिख रहे हैं तो इसका मतलब यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अदरवाइज प्रॉब्लम आ सकती है, सर याद किया था भूल गए, सर समझ में नहीं आया, समझ में आया लेकिन फिर भूल गए, फिर दिमाग से निकल गया, इस तरह की समस्या है। स्टैटिक फ्रिक्शन, इसमें लिखने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, सबसे ज्यादातर चीजें इसके अंदर समझने की। स्टैटिक फोर्स में क्या होता है बच्चों? जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लो मैं इस कार की बात करता हूँ, क्योंकि हमें जब हम इसको ले जाएंगे, कार बहुत सुंदर नहीं है, पुरानी खटारा कार है, ये देखो, ये बहुत अब बढ़िया होगी, है ना। अब देखो बच्चों, जब ये कार एट रेस्ट है, कार कैसी है? एट रेस्ट है, तो इस पर दो तरह के फोर्सेस काम कर रहे हैं। कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं? दो तरह के तो कम से कम यही कर रहे हैं। पहला फोर्स काम कर रहा है ये ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसका मैग्नीट्यूड क्या है? mg। आप लोग पढ़े हुए क्लास 9, नीचे की साइड में खींच रहा है इसको, और इसका एक रिएक्शन फोर्स है जो ऊपर की साइड में लग रहा है, जिसको नाम देते हैं हम n। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और ये बच्चों जो नॉर्मल रिएक्शन है, ये हमेशा ही इस सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। कैसी होती है? परपेंडिकुलर होती है। जैसे जो ऑब्जेक्ट जहां है उसके परपेंडिकुलर होती है। कोई ऑब्जेक्ट ऐसे है तो उसके परपेंडिकुलर, समझ में आया? कोई ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इसके परपेंडिकुलर लगे, कोई ऐसे है तो इसके परपेंडिकुलर लगे। ये एन की डायरेक्शन में आपको बता रहा हूं, नॉर्मल रिएक्शन। तो कौन कौन से फोर्स यहाँ लगे? हमने कौन कौन से फोर्स लगाए? पहला लगाया ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा कौन सा लगाया हमने? नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। और तीसरा यहां पर जो फोर्स काम करता है वो है फ्रिक्शन। ये क्या है? ये यहां पर दोनों सरफेस के बीच का, जहां पर गाड़ी खड़ी है उसका और जो अर्थ है उसका, दोनों सरफेस के बीच में एक फोर्स है जो कि फ्रिक्शन के नाम से जाना जाएगा। और यहां पर कार एट रेस्ट है, तो ये कौन सा फ्रिक्शन है? स्टैटिक। अगर ये कार मूवमेंट में होती है तो हम उसको कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन या मोशनल फ्रिक्शन। ठीक है बच्चों? ठीक है ना? इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये इक्वल होता है म्यू एस एन। किसके इक्वल होता है? म्यू एस एन। जो इस पर नॉर्मल रिएक्शन है उसके साथ एक कांस्टेंट रखते हैं, और इस कांस्टेंट को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे इसको? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये मैक्सिमम कब होता है, ये मिनिमम कब होता है? देखो बच्चों, काम कर रहा है यहाँ पर वो है फ्रिक्शन, और दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। इसकी हम बात कर रहे हैं। जब हम कार को स्टार्ट करने के लिए इधर से एक फोर्स लगाएंगे, चाहे इंजन का फोर्स हो, चाहे पीछे से धक्का लगा रहे हो, पुश कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, चाहे इधर पुल कर रहे हो, उसकी डायरेक्शन ये हो, तो एक फोर्स इसके अपोजिट काम करना शुरू करेगा, एंड दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? अरे भाई, जब पहले कोई फोर्स नहीं होगा, दो ही फोर्स लगेंगे, कौन से? ग्रेविटेशनल और नॉर्मल। लेकिन जैसे ही हम कार को पीछे से धक्का लगाएंगे, एक फोर्स एक्शन में आएगा, वो अपोजिट लगेगा इस फोर्स के, है ना। फ्रिक्शन फोर्स वैसे नहीं लगता है नॉर्मली, जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तब वो उसका अपोज करता है। इसीलिए इस फोर्स को बोलते हैं रिटार्डिंग फोर्स। क्या बोलते हैं? रिटार्डिंग फोर्स। रिटार्डिंग फोर्स क्या होता है? रिटार्डिंग फोर्स का मतलब होता है अपोजिंग फोर्स। मैंने बताया अपोजिंग फोर्स। कौन सा फोर्स? इसका काम है विरोध करना।
जब फोर्स लगाएंगे गाड़ी आगे जाएगी, ये विरोध करेगा उसका, है ना, ये इसके उल्टी डायरेक्शन में लगेगा। तो ये हो गया बच्चों आपके स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। ये मैक्सिमम कब होगा? जितना फोर्स लगाएंगे उतना ही ये लगेगा, गाड़ी को हिलने नहीं देगा। जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ाते जाएंगे तो ये तो मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच जाएगा। जब ये मैक्सिमम लिमिट इसकी होती है म्यू एस एन, एंड व्हाट इज म्यू एस? दिस इज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये कोफिशिएंट है स्टैटिक फ्रिक्शन का। तो यहां तक तो इसके अंदर जब तक फोर्स हम लगाएंगे इसके इक्वल तक, इस मैक्सिमम तक, तब तक तो ये गाड़ी हिलेगी नहीं। लेकिन जैसे हम एक्स्ट्रा फोर्स लगाएंगे, जैसे इससे ज्यादा होगा, गाड़ी मोशन में आ जाएगी, मूवमेंट करने लग जाएगी, है ना। हम थोड़ा सा जोर लगाते हैं, बुक पढ़ी है, उस बुक के ऊपर हमने हल्का सा फोर्स लगाया, वो हिलेगी नहीं। थोड़ा और फोर्स लगाया, हिल गई। क्यों हिल गई? कि उसने इस मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स को क्रॉस कर लिया। अब उससे ज्यादा फोर्स लग रहा है, इसलिए यहाँ पर अब मोशन में। अब हम बात करते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन की, या इसको काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स भी बोलते हैं। देखो एक और नाम आ गया, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो तीन नाम हो गए इसके, स्लाइडिंग, काइनेटिक और मोशनल। ठीक है, अब हमारी कार यहाँ से स्टार्ट हो गई है, हमने फोर्स ज्यादा लगाया, अप्लाइड फोर्स इज मोर देन एफएस मैक्सिमम, म्यू एस इंटू एन। इससे अगर ज्यादा है तब ये अप्लाइड फोर्स, अगर इससे ज्यादा है तब ये इसमें आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी। अब देखो बच्चों, ये आ गई मोशन में। अब ये कैसे आ गई? मोशन में। मोशन में जैसे ही ये आएगी, जैसे ही ये मोशन में आएगी, अब कार इन मोशन है, अब रेस्ट में नहीं, किसमें है? मोशन में। मोशन में है तो पहला काम क्या होगा कि जो एफएस जो मैक्सिमम लग रहा था, जो इक्वल था किसके? म्यू एस एन के, वो अब इससे कम हो जाएगा। ठीक है, एफएस मैक्सिमम विल डिक्रीज फ्रॉम म्यू एस एन। अब कम हो जाएगा, जैसे ही मोशन में आएगी, पहले मैक्सिमम लिमिट तक जाएगा, फिर अप्लाइड फोर्स जैसे ही उसको क्रॉस करेगा वो मोशन में आ जाएगी, और ये जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है ये भी यहाँ से कम हो जाएगा। अब कौन सी चीज काम करेगी? वहां पर काम करेगी ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स। स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है? इसको डिनोट करते हैं एफ के से, काइनेटिक है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन है, और ये एफ के इक्वल होता है म्यू के एन, नॉर्मल फोर्स मल्टीप्लाइड बाय म्यू के। और म्यू के क्या है यहाँ पर? इसको क्या बोलते हैं? म्यू, है ना। इसको क्या बोलेंगे यहाँ पर? ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ये काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है, बहुत बढ़िया, ये काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना होगा? आप लोग जानते हो एक्सेलरेशन कितना होगा? एफ अप्लाइड फोर्स है, इस साइड में लग रहा है, यहाँ पर एफ एस एफ के लग रहा है, अब इसको अपोज कर रहा है, ये इसकी मोशन को अपोज करेगा, है ना, ये इसको अपोज कर रहा है, तो नेट फोर्स कितना लगेगा? एफ माइनस एफ के। अरे एफ ज्यादा है तभी तो गाड़ी आगे की तरफ जा रही है, ऐसे जा रही है गाड़ी, उसके ऊपर इधर से लग रहा है एफ के और इस साइड से लग रहा है एफ, तो उनका जो डिफरेंस होगा वही तो नेट फोर्स होगा। तो नेट फोर्स अपॉन एम, अरे एफ इक्वल टू एम में पढ़ा हुआ है ना भाई, तो एम नीचे आ गया, ठीक है ना। तो एस्केलेशन जो उसमें आएगा वो एफ माइनस एफ के अपॉन एम आएगा, ये हमें ध्यान रखना है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब बच्चों देखो इसकी एक तो कंडीशन ले लेते हैं अपन, और बढ़िया क्लियर हो जाएगा। पहली कंडीशन ले लेते हैं, लेट assume that the body is in motion with constant velocity.
मान लो कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़, इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन कितना हो गया, जीरो। कांस्टेंट वेलोसिटी है ना, चेंज नहीं है वेलोसिटी में, तो एक्सेलरेशन कितना हुआ, जीरो। मैं यहाँ जीरो रखूंगा, m तो जीरो है नहीं, इससे आगे मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा, तो क्या होगा, f माइनस एफ के इज इक्वल टू जीरो एंड f इज इक्वल टू एफ। यानी वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स और अप्लाइड फोर्स इक्वल हो जाएगा और वो एक यूनिफॉर्म मोशन में चलती रहेगी। समझ गए आप इस बात? अच्छा अच्छा अच्छा। सेकेंड कंडीशन है when applied force is removed। लॉजिक अप्लाइड फोर्स से हटा दिया, F खत्म कर दिया, F को हटा दिया, F को हटाते ये जीरो, तो एक्सेलरेशन क्या होगा अपना, जीरो माइनस एफ के अपॉन एफ, एंड दैट इज माइनस एफ के माइनस एफ के अपॉन एफ। उल्टी डायरेक्शन में सारा फोर्स लगेगा और वो गाड़ी वहां पर रुक जाएगी, देखो द मोशन विल स्टॉप, समझ में आ गई तुम्हें? कब क्या होता है, किस तरह फ्रिक्शन काम करता है, ये आपको एकदम बढ़िया से ये ट्रेन का फर्श है, ये ट्रेन का फर्श है, ऊपर से ट्रेन गायब है, ये रही ऊपर से ट्रेन है ना, ये यहाँ तक इंजन है, ये इस साइड में मशीन है, और यहाँ पर एक ही डिब्बा है इसके अंदर, जिसके अंदर यहाँ पर एक बॉक्स रखा। अब देखो बच्चों, जो मोशन की हम बात कर रहे थे वो किस तरह की मोशन थी, रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस, तभी तो फ्रिक्शन काम कर रहा है। रिलेटिव मोशन कैसी, ट्रेन इस साइड में मोशन कर रही है तो ये बॉक्स भी इस साइड में है, इसके ऊपर भी फोर्स लग रहा है ट्रेन के साथ साथ, जितनी स्पीड में जितना फोर्स ट्रेन में लग रहा है उतना ही इसमें भी लग रहा है, इसीलिए तो उसी डायरेक्शन में ये मोशन है, और दोनों की रिलेटिव स्पीड जीरो है, बट ये तो यहीं रहना चाहता है, तो इसको क्या करना चाहिए, इसको अगर ये फोर्स लग रहा है तो इसको भी इधर आगे की तरफ जाना चाहिए, बट ये ऐसा नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इसके ऊपर उल्टी डायरेक्शन में एक स्टैटिक फोर्स यहाँ पर लगता है, जो फ्रिक्शन फोर्स, उल्टी डायरेक्शन, जो कि इसको उस अपने सरफेस पर बनाए रखता है, अपने स्थान पर बनाए रखता है, इसको पीछे आगे जाने देता है, पीछे आगे जाना चाहिए इसके साथ साथ, इस पे भी फोर्स लग रहा है, समझ में आया? अरे इस पे ट्रेन में फोर्स लग रहा है तो इस पे भी तो लग रहा है, तो ये आगे जाना चाहिए, बट ये आगे की तरफ नहीं जाता, कब जाता है, जब ट्रेन का ब्रेक लगता है, ब्रेक लगता है ट्रेन तो रुक गई और ये किधर भागेगा, आगे की तरफ, क्योंकि इसके ऊपर भी तो फोर्स लगा, इस आगे की तरफ जाने से रोकता कौन है इसको, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इसको अपोज करता है, कहता है भाई अपनी जगह रहो, वो उतना ही लगता है जितना कि इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है। कई बार आपने देखा होगा कि ट्रेन एक जगह पड़ी है, एकदम से स्टार्ट हुई, सीधे पीछे की तरफ खिसकती है, क्यों खिसकती है? क्योंकि यहाँ पर जो अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स इसके साथ साथ यहाँ पर इस साइड में लगा, लेकिन उसी रेशियो में यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स लगा, और यहाँ पर जो इनका इनर्शिया की प्रॉपर्टी है, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया की प्रॉपर्टी क्या कहते हैं कि पड़ी चीज पड़ी ही रहना चाहती है, आगे नहीं जाना चाहती, तो ये क्या करेगा, पीछे की तरफ चला जाए, उस समय यहाँ पर एक फोर्स लगता है, इस इनर्शिया की प्रॉपर्टी को रोकने के लिए उल्टी डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन, जो इसको पीछे जाने से भी रोकता है, क्योंकि देखो ये रिटार्डिंग फोर्स है, अपोजिंग फोर्स है, ये हर उस फोर्स के खिलाफ है जो उसकी जगह चेंज करना चाहता है, चाहे आप ट्रेन का फोर्स लगा दें, चाहे आप इनर्शिया का फोर्स ड्यू टू इनर्शिया, ये उसका अपोज करेगा और इस बॉक्स को यहाँ पर इसी जगह रखने में
की कोशिश करेगा। सो इट इज वेरी वेरी फ्रूटफुल फॉर अस। हमेशा भी फ्रूटफुल नहीं होता, कई बार ये गड़बड़ भी करता है। कैसे गड़बड़ करता है कि जैसे मान लो दो मैंने सरफेस ले ली, दो क्या की मैंने सरफेस ले ली, यहाँ पर बिल्कुल टच में है दूसरा सरफेस और ये कांटेक्ट में है। अब दोनों के बीच में मोशन हो रही है, तो दोनों के बीच में मोशन हो रही है, ये दोनों आपस में फ्रिक्शन हो रहा है। फ्रिक्शन हो रहा है तो कुछ ही दिनों, मान लो किसी मशीन का कोई चीज पार्ट है, अगर ये दोनों इस तरह मोशन में तो कुछ ही दिनों में दोनों घिस जाएंगे। इसको रोकने के लिए कुछ चीजें काम में लेते हैं। कौन कौन सी? जैसे पहला तरीका क्या होता है कि यहाँ पर हम लुब्रिकेंट काम में लेते हैं। कोई लुब्रिकेंट काम में ले लें, यहाँ पर ऑयल डाल दे दोनों के बीच में, तो उससे क्या होगा कि दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कम हो जाएगा और ये दोनों बच जाएंगे। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पर हम व्हील्स डाल दें, जिसको अभी हम रोलिंग मोशन में पढ़ेंगे। व्हील्स डाल दें मतलब इसको ऐसा बना दें, यहाँ पर व्हील डाल दें। व्हील्स जो है जिनको अपन बेयरिंग कहते हैं, है ना, बॉल बेयरिंग, वो अगर हम यहाँ पर डाल दें तो उसमें क्या होगा कि ये आपस में यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कम हो जाए, है ना। और इस तरह के हम तरीके लगा सकते हैं। लुब्रिकेंट्स का एक और तरीका है, हम केवल ऑयल नहीं डालकर अगर यहाँ पर एयर सरफेस बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एयर सरफेस, एक हवा की सरफेस बनाते हैं, हवा भर के यहाँ पर कुछ रख दें तो भी आपस में उतना फ्रिक्शन नहीं होगा, क्योंकि एयर भी रेजिस्ट करती है इस फ्रिक्शन फोर्स को। ठीक है, तो ये बात होगी अपने बॉक्स वाले एग्जांपल की और उस फ्रिक्शन फोर्स की, कब ये फायदा करता है कब ये नुकसान करता है, ये भी हमने पढ़ लिया। अब हम बॉल बियरिंग वाला एग्जांपल को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसे बोलते हैं रोलिंग मोशन। कौन सा मोशन है ये? रोलिंग मोशन। लास्ट तक बने रहो आप लोग वीडियो में। ये कोई सरफेस है, ये कोई बढ़िया सा सरफेस है। अगर मैं यहाँ पर इस पूरे सरफेस की जगह केवल एक बॉल डाल दूं, यहाँ पर बॉल रख दो लोहे की, या कुछ और ऐसी चीज रख दूं जिससे यहाँ पर कांटेक्ट मिनिमम हो, है ना। जब लेस कांटेक्ट होगा, दो सरफेसेस के बीच में होगा, तो क्या होगा, फ्रिक्शन, लेस फ्रिक्शन फोर्स वहां पर अप्लाई होगा, लेस फ्रिक्शन वहां पर होगा। जब कांटेक्ट ही कम है तो फ्रिक्शन भी कम होगा। इस फॉर्मूले को, इस प्रिंसिपल को काम में लेते हुए हम क्या करते हैं, जिन दो सरफेसेस के बीच में हम फ्रिक्शन कम करना चाहते हैं वहां पर इस तरह की बॉल्स जो होती है किसी मेटल की, वो वहां पर डाल देते हैं। और बॉल्स डालने से क्या होगा बच्चों, वहां पर इन दोनों के बीच में कांटेक्ट बहुत कम है, और जब कांटेक्ट कम होगा तो फ्रिक्शन भी बहुत कम हो जाएगा। और इसी प्रिंसिपल को काम में लेते हुए हम रोलिंग मोशन को काम में लेते हैं टू रिड्यूस द फ्रिक्शंस बिटवीन द टू सरफेसेस। देखो, ऐसा नहीं है कि केवल हार्मफुल है, ये हार्मफुल कब होता है, जब ये हार्मफुल होता है मशीन्स में। मशीन्स जितने भी काम में लेते हैं उसके अंदर हार्मफुल होता है, उसके लिए हम लुब्रिकेंट्स काम में लेते हैं, एयर कुशन काम में लेते हैं, और ये जो रोलिंग मशीन वाला जो बॉल बेयरिंग है ये काम में लेते हैं। इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, ये फायदा कब करता है, हेल्पफुल कब है? हेल्पफुल ये कब होता है, जैसे अपन कार ड्राइव करना चाहते हैं, तो बिना फ्रिक्शन के तो कार ड्राइव नहीं होगी। आप लोगों को पता है कि कितना मुश्किल हो जाता है जब एक मान लो कोई सरफेस है, इसके ऊपर यहाँ पर पानी गिरा हुआ है, बारिश के दिनों में अक्सर होता है, तो ये जो कार होती है अपनी, ये क्या करती है, ये यहाँ पर स्किट होती है, ये स्किट होती है, यहाँ पर ये ब्रेक ही नहीं लगती, क्योंकि ब्रेक में क्या चीज काम में आएगी, है ना, क्या चीज काम आएगी, लेस ब्रेक लगेंगे, क्या चीज काम आती है, फ्रिक्शन फोर्स ही काम आता है। जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं कितना फ्रिक्शन फोर्स काम आता है, -F/m। आपको अभी एक्सीलरेशन कितना हो जाता है, -F/m, जैसे ही अप्लाइड फोर्स हटाता है।
और उससे तेजी से कम हो जाता है ना। ब्रेक में तो उल्टी डायरेक्शन में फोर्स भी लगता है, और वो कौन सा फोर्स होता है? ओनली फ्रिक्शन फोर्स। बहुत बढ़िया। कौन सा फोर्स होता है? ओनली फ्रिक्शन फोर्स। और ये ब्रेक में जो काम आती है तभी अप्लाई होगा जब वहां पर फ्रिक्शन ज्यादा होगा, ब्रेकिंग सिस्टम उतना ही स्ट्रांग होगा। सो इट इज नॉट ओनली हार्मफुल बट आल्सो हेल्पफुल। ठीक है। और बच्चों इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि अगर हम चल रहे हैं तो इसका मतलब वहां पर फ्रिक्शन है। आप लोग जानते हो जो बढ़िया टाइल्स होती है घरों में, बाथरूम वगैरह, वहां पानी बिखर जाता है तो कई लोग स्लिप कर जाते हैं। वो क्यों कर जाता है? क्योंकि वहां फ्रिक्शन कम है, फ्रिक्शन नहीं है, इसी वजह से वो वहां पर स्लिप कर जाता है। ठीक है, चलो तो बच्चों कुछ टर्म एक तो और देख लेते हैं। अब इसको आज के जो क्लास है वो वैसे भी काफी लंबी हो चुकी है, तो इसको माइंड अप करते हैं। इसके लिए मैं आपको एक दो टर्म और बता देता हूँ, बड़ी बड़ी टर्म है। पहली टर्म है फ्री बॉडी डायग्राम। ये कुछ नहीं है, केवल टर्म ही है, ऐसा नहीं है कि सर ने ये नहीं बताया, है ना। फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? जो हमने अभी बनाया था, कार बनाई थी, क्या क्या बनाया था? यहाँ से फोर्स लग रहा है, ऐसे लग रहा है फोर्स, ये फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ये नॉर्मल है, ये mg है। इस तरह किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्जेक्ट को वहां से अलग हटाकर उसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं उनकी अगर डायरेक्शन के साथ हम बताएं तो इसे ही फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना, तो पहला काम है कि हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, वहां पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं। ठीक है बच्चों, तो ये एक कारण थी जो मुझे आपको बतानी थी। आज हम इस क्लास को यहीं पॉइंट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और एक चीज बची हुई है जो रोड के ऊपर हम सर्कुलर मोशन कार की है, उसको हम डिस्कस करेंगे, उसके क्या क्या फॉर्मूले उनको डिराइव करेंगे, और ये चैप्टर भी उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कंटिन्यू स्टडीज, बाय।